अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग में सूरत हाल ज्यों की त्यों मौजूद है। ईरान की तरफ से नई तजावीज़ आनी हैं, वो मुश्तबा खामनाई से मुशावरत के बाद आनी है। लिहाजा अमेरिका उन नई तजावीज़ का इंतज़ार कर रहा है। पुरानी तजावीज़ मुस्तरद हो चुकी हैं। सीज फायर कायम है, नेवल ब्लॉकेड है, ईरान का एक और शिप पकड़ लिया है, जिसकी वजह से ईरान में माली मामलात बहुत काफ़ी ख़राब हैं। और ईरानी रियाल जो है वो मजीद डेप्रिशिएट हो गया, को 18 लाख रियाल का डॉलर बन गया है। तो ईरानी करेंसी की वैल्यू बहुत गिर गई है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है ईरानी करेंसी बड़ी खरीदने का चांस था। जब ये चांस था कि अमन मुआहदा हो जाएगा, सैंक्शन हट जाएंगी, तो यहाँ ईरानी रियाल 12,000, जो 2,000 का था, वो 12,000 14,000 तक बिका। और लोगों ने इस चक्कर में ईरानी रियाल खरीद लिया कि अमन मुआहदा होगा, सैंक्शन हटेंगी तो ईरानी रियाल की कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी और हमारी लॉटरी लग जाएगी। और वो उस लॉटरी लगाते लगाते सारे डूब गए हैं, क्योंकि ईरानी करेंसी की कीमत मजीद गिर गई है और वो डीवैल्यू हो रही है। ये जंग के दिनों में ईरानी करेंसी की वैल्यू बढ़ी थी, बमबारी के दौरान। लेकिन नेवल ब्लॉकेट के दौरान ईरानी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, जिसका मतलब है कि नेवल ब्लॉकेट जो है वो ईरान की करेंसी को हिट कर रहा है और वो ईरान की मईशत को हिट कर रहा है। इसीलिए बहरहाल ईरान का एक और शिप अमेरिका ने इस नेवल ब्लॉकेट में कब्जे में ले लिया है। कोई ऐसा हल नजर नहीं आ रहा इस वक्त ईरान के पास कि वो इस नेवल ब्लॉकेट को खत्म करे। क्या वो दोबारा अमेरिका की नेवी पर हमला करेगा? क्या उसकी नेवी इस पोजीशन में है कि वो नेवी पर हमला करे? क्या वो जंग छेड़ते हुए दोबारा मिसाइल मारेगा अमेरिका के बहरी जहाजों पर? उसके नतीजे में सीज फायर टूट जाएगा, उसके नतीजे में ईरान पर बमबारी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ईरान काफी फंसा हुआ नजर आ रहा है। बाकी आज की जो बड़ी खबर है मेरे नज़दीक, वो मलक रियाज की रेड वारंट्स हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कहानी सिर्फ रेड वारंट्स तक नहीं है। चेयरमैन नैब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो बताया है कि मलक रियाज के रेड वारंट जारी हो गए हैं इंटरपोल से, लेकिन ये नहीं बताया कि साथ उनकी एक्स्ट्रेडिशन की यानी कि हवालगी की दरखास्त भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नैब ने यूएई के वजारत इंसाफ को जमा करा दिया है कि मलक रियाज, अली रियाज और उनके खानदान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वो जो पाकिस्तान की एक्स्ट्रेडिशन की दरखास्त है, वो यूएई के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि वजारत इंसाफ के पास है। और वो उस पर कह रहे हैं, बार बार पाकिस्तान के दबाव डालने पर कह रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब वो क्या कार्रवाई करते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने अब यूएई पे दबाव डाला हुआ है। पैसे हमने उनके वैसे ही वापस कर दिए हैं कि ये आप हमारा बंदा हमारे हवाले करें। बहुत सारे लोगों की ये राय है कि अगर दुबई में मलक रियाज के ऊपर घेरा तंग होता है तो वो माल्टा चले जाएंगे। उन्होंने माल्टा की नेशनैलिटी ली हुई है। नहीं, मेरी जो नैब के जिम्मेदार जराये से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अब वो किसी एयरपोर्ट पर जाएंगे और बोर्डिंग करने की कोशिश करेंगे, इमिग्रेशन से गुजरेंगे, तो उनको इंटरपोल गिरफ्तार कर लेगी और वो उनको पाकिस्तान के हवाले कर देगी। इस वक्त मलक रियाज दुबई से निकलने का रिस्क नहीं ले सकते। इंटरपोल उनको अगले मुल्क माल्टा की इमिग्रेशन से पहले गिरफ्तार कर सकती है। दुबई की इमिग्रेशन गुजर जाएगी तो फिर गिरफ्तार कर सकती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में मलक रियाज के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क होगा कि वो इस वक्त दुबई छोड़ें। उनकी वाहिद इस वक्त जो बचत है वो ये है कि यूएई की हुकूमत उनको पाकिस्तान के हवाले करने से इनकार कर दे और वो उसके तहत वहां दुबई में बैठे रहें। अब सवाल है कि नैब ने 900 अरब रुपए की हवाला हुंडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की भी कभी पता लगाया है। वो ये है कि जो पैसे मलक रियाज और उनकी फैमिली के दुबई अकाउंट्स में और उनकी कंपनी में आए हैं, उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है। सर्टेनली वो पाकिस्तान से हवाला हुंडी के जरिए गए हैं और हवाला हुंडी के जरिए वो वहां पर दुबई में लैंड किए हैं, या दुबई से आगे माल्टा भी गए हैं। पहले पैसे दुबई गए हैं, फिर दुबई से माल्टा भी गए हैं और दुबई ही सारे पैसे हैं। आप देखें, मलक रियाज साहब के जो हैं वो ना अमेरिका जा सकते हैं ना लंदन जा सकते हैं। लंदन में भी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है और उन्होंने वहां प्री बार्गेन की थी। वो 190 मिलियन पाउंड का केस है जो पाकिस्तान की हुकूमत के पास आए थे और वो मलक रियाज के जुर्मानों में अदा कर दिए थे। हमारे पीटीआई के दोस्त कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए थे। भाई, सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा कराए थे जहां मलक रियाज ने अपनी जाती जेब से
जुर्माना जमा कराना था। आपने जब्त शुदा रकम मलक रियाज को देकर कहा कि अच्छा अपना जुर्माना अदा कर दो। लिहाजा वो भी रिश्वत है। वो असल में तो मलक रियाज के पैसे हो गए ना जब वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराए। वो तो अब इस हुकूमत में आकर वो जो है वापस हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में लैंड किए हैं, वरना इमरान खान ने तो एनआरओ देते हुए मलक रियाज को दे दिए थे कि आप अपना जुर्माना अदा कर दें। जैसे मेरा कोई ट्रैफिक का जुर्माना हो तो कि कोई हुकूमत ने मैंने पैसे देने हो, वो मेरा ट्रैफिक का जुर्माना है या कोई और मेरा फाइन मेरा बैंक लोन अदा कर दे, तो वो तो सर्टेनली मेरे पैसे हो गए ना, पहले मलक रियाज को गए। ये हमारे यहाँ पीटीआई के जो यूट्यूबर हैं बार बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के को दिए, सुप्रीम कोर्ट को दिए। भाई सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज के जुर्माने की अदायगी का जो अकाउंट था उसमें जमा हुए, तो वो मलक रियाज ने जमा कराया, अपना जुर्माना उन्होंने अदा करना था। हुकूमत पाकिस्तान ने तो उनका जुर्माना अदा नहीं करना था। अब ये जो 900 अरब रुपए की हवाला हुंडी है, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। इस हवाला हुंडी में वैसे तो तीन नैब ने रेफरेंस जो हैं वो चालान उनके जमा करा दिए हैं, और उनकी तहकीकात के दौरान यह हवाला हुंडी के वाकयात सामने आए हैं। जो तीन नए रेफरेंस जमा कराए गए हैं उनमें कराची के बहुत बड़े बड़े सीनियर अफसर जो हैं वो मलक रियाज के साथ करप्शन हवाला हुंडी में मुलव्वस पाए गए हैं। उन अफसरों के भी नाम हैं, उसमें पंजाब के अफसरों के भी नाम हैं, और वजीर आला परवेज इलाही का नाम भी उसमें शामिल है कि वो भी मलक रियाज के साथ करप्शन और हवाला हुंडी में शामिल हैं। और बड़े बड़े नाम इसमें साथ शामिल हैं, इमरान खान का नाम भी शामिल है मलक रियाज के साथ को अक्यूज में। और ये जो अब मलक रियाज की नई आ रही है करप्शन की दास्तानें, जो दो तीन नए रेफरेंस हैं उसमें कई बड़े बड़े नाम हैं, लिस्ट ऑफ एक्यूज काफी बड़ी है। वो अगले किसी वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मलक रियाज के गिर्द घेरा धंग किया जा रहा है। 900 अरब रुपए की सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्शन इसके अलावा है। उन्होंने उनको जो सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना हुआ है वो उन्होंने आज तक अदा नहीं किया है। पंजाब में फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा किया है उसका केस है, और इस्लामाबाद में वो जो गोल्फ वाला है उसका केस है। तो उनके खिलाफ तीन बड़े केस तो इस वक्त नए और आ रहे हैं। और ये जो 900 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है ये मेन केस नहीं है, ये उन केसेस की तहकीकात के दौरान नैब के हत्थे ऐसे बैंक अकाउंट चले जिनके जरिए ये हवाला हुंडी की गई है। अब क्या मलक रियाज साहब खुद को कानून के सामने पेश करेंगे? मुझे नहीं लगता। वो फरार रहने की कोशिश करेंगे, वो दुबई हुकूमत की मिन्नत तरला करेंगे कि मुझे दुबई से एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए, लेकिन वो दुबई से बाहर नहीं जा सकते। अब दुबई से बाहर जाना तो बहुत रिस्की हो जाएगा, और उसमें पकड़े जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। इसलिए मुझे ये लगता है कि अब वो एक किस्म के दुबई में डेड लॉक हो गए हैं। अली रियाज भी, मलक रियाज भी, और उनकी फैमिली के जितने लोग इस वक्त दुबई में हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस हुआ है, वो सब के सब इस वक्त फंस गए हैं दुबई में, क्योंकि दुबई से निकलना उनके लिए अब कोई काम की बात नहीं रही है। एक और केस की पाकिस्तान में बहुत बाज़गश्त रही है, वो है ममनुआ फंडिंग केस के पीटीआई ने गैर कानूनी फंडिंग हासिल की। ये केस इलेक्शन कमीशन में भी जारी रहा जहां ये तय हुआ कि वो गैर कानूनी फंडिंग हुई है। लेकिन सवाल ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई सजा देने का अख्तियार या पार्टी को ख़त्म करने का अख्तियार नहीं था, ये आईनी और कानूनी हुक्म मौजूद था। इसी सूरत में अब नैब ने जो 190 मिलियन पाउंड जो तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस है, एफआईए ने उसका चालान भी बैंकिंग कोर्ट में जमा करा दिया है, ताकि वहां इमरान खान और उनके पीटीआई के जिम्मेदारान के खिलाफ ट्रायल हो और उन्हें 14-14 साल 10-10 साल मजीद कैद दी जा सके। तो ये केस भी अब आपको ममनुआ फंडिंग वाला भी बैंकिंग कोर्ट में चलता नजर आएगा। इसकी काफी हद तक तहकीकात और सब कुछ तो हो चुका है, अब ये बैंकिंग कोर्ट में ट्रायल होगा। इलेक्शन कमीशन से सजा नहीं हो सकती थी। 190 मिलियन पाउंड वाला केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट लग गया है। मुझे लगता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट अब अपीलें मुस्तरद कर देगा, बेल डिनाई कर देगा, और कहेगा कि अब आप जाएं आईनी अदालत में। क्योंकि अब केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील वो जाएगी सीधी आईनी अदालत में। हुकूमत ने नैब का कानून बदल दिया है, अब हाई कोर्ट के बाद जो अपील है वो आईनी अदालत में है। अब मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला हो जाएगा। उन मेरी जाती राय में जो मेरी कानूनदानों से बात हुई है, उनकी सजा बरकरार रहेगी, उनको जमानत नहीं दी जाएगी। वो जाएं आईनी अदालत में, वहां पर भी सजा बरकरार रहेगी, और इस तरह 190 मिलियन पाउंड की सजा फाइनल हो जाएगी।
اس کے تمام عدالتی فورم سے یہ سزا اپہلڈ ہو جائے گی، اور وہ اپہلڈ ہونے کے بعد ان کی اپیل کا کوئی چانس ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگلی جو ایک ماہ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل شروع ہے۔ بہت سارے کیسز کے ٹرائل اس لیے بھی رکے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ خراب ہے، اور خراب آنکھ کے دوران جو ہے حکومت اور عدلیہ ٹرائل نہیں کرنا چاہتے، کہ پھر کہیں گے جی وہ دیکھیں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان ڈرامے کرنے کا تو بادشاہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے ویل چیئر سے اتر ہی نہیں رہا تھا، عدالت میں ویل چیئر پہ آتا تھا، گھر میں جاگنگ کرتے تھے تاکہ عدالت سے بیماری کا بہانہ لگا کے ریلیف لیا جا سکے۔ اسی لیے جب نیب نے جب ان کو اس دن گرفتار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے، تو وہ تو رینجرز کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ویل چیئر سے اتر کر دوڑنے لگ گئے تھے، آئے ویل چیئر پہ ڈرامہ کرتے ہوئے تھے، اور ساتھ گئے ہیں تو پھر دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے ساتھ گئے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا میں نے ویل چیئر میں گاڑی میں ڈالو، مجھے ویل چیئر چاہیے۔ اگلے دن سپریم کورٹ پیش ہوئے ہیں تو چلتے پھرتے پیش ہوئے ہیں، تو لہذا بیماری کا بہانہ لگا کر عدالت سے ریلیف حاصل کرنا عمران خان کا شیوا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ عدالتوں سے بیماری کا بہانہ لگا کر ریلیف حاصل کیا ہے، یہ ویل چیئر اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ نئے ٹرائل جو ہیں وہ جب تک ان کی آنکھ بالکل ٹھیک نہ ہو جائے تب تک نہیں ہوں گے، لیکن یہ اپیلیں شپیلیں فائنل کر دی جائیں گی ساری، ان میں سزائیں اپہیلڈ کر دی جائیں گی تاکہ شور ختم ہو جائے کہ جی ہمارے کیس سنے نہیں جا رہے، کیس سنے نہیں جا رہے، کیس سن کر سارا کچھ بننے لگا دیا جائے گا تاکہ یہ بھی پتہ ختم ہو جائے، اور پھر حکومت کہے جی کہ ان کی تو اپیل، ان کے کیس تو ساری عدالتوں سے سزائیں ہو گئی ہیں، تو اب کیا کیا جائے۔ ایک فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ 45 اور 47 کا فارم کا فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اصل جو رزلٹ ہے وہ فارم 45 کا ہے، اور الیکشن کمیشن فارم 45 کے رزلٹ کو بدل نہیں سکتا فارم 47 میں۔ اچھا، یہ انٹرپریٹیشن ذرا غلط ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس نہ 45 ہوتا ہے نہ 47 ہوتا ہے، یہ ریٹرننگ افسر کے پاس ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہوتا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ ساری ٹیبولیشن کرتا ہے، الیکشن کمیشن نہیں کرتا۔ یہاں بھی جو ٹیبولیشن ہے وہ ریٹرننگ افسر نے کی ہوئی تھی، اور جو انتظامیہ کا ایک رکن ہوگا، اے سی یا ڈی سی ہوگا، اس کی جو ٹیبولیشن ہے اس کو پہلے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کیس میں ری کاؤنٹنگ کے آرڈر کیے، اور ٹریبیونل نے دھاندلی تسلیم کی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پارشل دھاندلی نہیں بنتی، اگر جب یہ ثابت ہو ہی گیا کہ ٹیبولیشن میں فراڈ ہے تو پھر 45 47 کی لڑائی ختم، اور نیا الیکشن وہاں پہ کرا، دوسرے جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس کو فاتح قرار دے دیا۔ اس کا حکومت پر کوئی اثر ہے؟ نہیں۔ جیتے تھے جے یو آئی، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، حکومت کے ساتھ تو نہیں بیٹھے، ان کی سیٹ چھین کر دے دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو پختونخوا ملی پارٹی والے، وہ بھی اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، تو اپوزیشن کی سیٹ اپوزیشن میں ہی رہ گئی۔ حتیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب ضرور ناراض ہوئے ہوں گے کہ میری ایک سیٹ کم کر کے تو محمود خان اچکزئی کو دے دی ہے، اور محمود خان اچکزئی بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ ان کی پارٹی کو ایک سیٹ اور مل گئی ہے۔ اب یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے کمالات ہیں کہ ان کو ایک سیٹ اور مل گئی ہے۔ یہ وہ جو 2 ڈھائی 3 ماہ ناراض رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے غائب رہے ہیں، کیا اس کی وجہ سے ان کو ایک سیٹ اور مل گئی ہے؟ کیا جو وہ حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اس تعاون کی وجہ سے انہیں ایک سیٹ اور مل گئی ہے؟ بہرحال ایک سیٹ محمود خان اچکزئی کی پارٹی کو ملی ہے مولانا فضل الرحمان سے چھین کر۔ یہ آپس میں اپوزیشن کا جھگڑا ہے، اس میں نہ حکومت کی کوئی تعداد کم ہوئی ہے نہ حکومت سے کوئی سیٹ چھینی گئی ہے۔ پھر یہ بلوچستان کی بات ہے، کوئی کے پی یا پنجاب یا سندھ کی بات ہے نہیں، تو لہٰذا اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں، الیکشن کمیشن تو نہیں 45 47 دیکھتا، یہ تو ایسے ہی چونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ بن گیا، تو اس بیانیے کی وجہ سے آپ کو یہ بات نظر آتی ہے، ورنہ ایسی بات ہے کوئی نہیں۔ کچھ اور بات کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ آج جی۔ ایران میں ایک اربوں ڈالر کا ایک سکینڈل بھی سامنے آیا ہے۔ ایران گیٹ کے ایڈیٹر سعید انگجانی نے ایک فہرست شائع کی ہے جس میں کچھ عرصہ پہلے اس 1,000 نام شامل ہیں۔ 1,000 لوگوں کی ایک فہرست ہے جو ایک ایرانی صحافی نے دی ہے،
जिसमें ट्रस्ट होल्डिंग कंपनियां, एक्सचेंजेस, कारपोरेशन के अफराद हैं। ये ईरान ने जो अपनी ट्रस्ट होल्डिंग कंपनीज बनाई हुई हैं, एक्सचेंजेस बनाई हुई हैं, और जो और चीज बनाई हुई हैं, जिन्होंने बरामदात फरोख्त से हासिल की गई गैर मुल्की करेंसियों को वापस नहीं किया। आप ये समझें कि ईरान पर चूंकि तेल बेचने की सैंक्शन हैं, तो वहाँ के जो हुकूमती अहदेदार हैं, बिलखसूस पासदारान इनकलाब वाले, वो ब्लैक मार्केट में, ओपन मार्केट में तेल के कंटेनर बेचते हैं जो कैश पे बिकते हैं या इनफॉर्मल तरीके से बिकते हैं, और फिर उनके पैसे वापस ईरान आते हैं। तय तो ये है कि वो जो बंदा ये बेच रहा होगा, जो ये ब्लैक मार्केट में तेल बेच रहा होगा, वो ये पैसा ईरान के खजाने में जमा कराए। लेकिन अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आया है, 1,000 लोग उसमें शामिल हैं जिन्होंने तेल तो ईरान का फरोख्त किया है, लेकिन उसके जो पैसे हैं वो ईरान के अकाउंट में सामने नहीं आए। इस जंग में इन्होंने जो जो गैर मुल्की करेंसी वापस नहीं की, इनके बाद डॉलर में इन्होंने तेल बेचा, युआन में बेचा, रियाल में बेचा, जिस करेंसी में भी बेचा, वो करेंसी इन्होंने वापस ईरान लाके जमा नहीं कराई। इस फहरिस्त में $1 मिलियन से लेकर कई बिलियन डॉलर तक की रकम शामिल है, मिलियन डॉलर्स तक की रकम शामिल है। यकीनन कंटेनर बेचने के लिए मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ कंपनियों को इस्तेमाल किया गया, और वो कंपनियां मुख्तलिफ लोगों के नाम पर थीं। आपको याद है, पता होगा कि अमेरिका या यूनाइटेड नेशंस अफराद पर पाबंदियां आयद करता है, मतलब लोगों को ब्लैक लिस्ट करता है कि ये लोग जो हैं वो गैर कानूनी फंडिंग या गैर कानूनी ट्रेड में मुलव्वस हैं। ईरान के बहुत सारे लोगों पर पाबंदियां लगी हैं, बहुत सारी कंपनियों पर पाबंदियां लगी हैं, और उनका तरीका ये था कि फिर वो नए नामों के साथ नए लोगों के नाम पर बना देते थे, नई कंपनियां बनाकर तेल बेचना शुरू कर देते थे। तो इसलिए मेरा वहाँ 1,000 लोग जो है ना, पिछले अरसे में उन्होंने ईरान का सरकारी तेल बेचा तो है, लेकिन उसको वापस वो पैसे ईरान के खजाने में जमा नहीं कराए। इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान इनकलाब स्टेट विद स्टेट है। वापस ना जीने वाली करेंसी की बड़ी मिकदार को तेल, पेट्रोकेमिकल, स्टील और दवासाजी की थी। दवाइयां भी ईरान बनाता है और वो भी बेचता है। अच्छा, ये जो पैसे हैं ना, आजकल तो आपको पता है ईरान बहुत क्रंच में है। कुछ लोग इमाम खामनाई के करीब थे, हमारा रजीम चेंज भी एक किस्म का हुआ है। तो अब ये हजारों अरब डॉलर का जो है ये एक स्कैंडल सामने आया है, इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। उन्होंने कितने कितने पैसे ली कमाए और वो जमा नहीं कराए, वो भी सामने आ चुका है। तो ये एक बड़ा स्कैंडल जो है वो ईरान से आया है। अच्छा, ईरान की अदलिया के सरबराह ने भी एक जो है वो बयान जारी किया है। हालांकि हमारे यहाँ भी वैसे जुडिशल एक्टिविज्म बहुत है, यहाँ भी जज रिमार्क्स के नाम पर बयान देते रहते हैं। हालांकि कई दफा हम भी इस बात के कहते हैं कि जजों को बोलना नहीं चाहिए, जजों के फैसले बोलते हैं, जज नहीं बोलते। जज बोलने तो वो सियासतदान हो जाते हैं। इस वक्त वहाँ जंगी सूरत हाल है, लिहाजा गुलाम हुसैन मोसनी ने ये बयान दिया है कि जो लोग ईरान की इस जंग में मौजूदा रजीम के साथ नहीं खड़े या इख्तलाफ कर रहे हैं, या वो समझ रहे हैं कि ये जंग गलत है और ईरान की पॉलिसियां ठीक नहीं है, उन सब की हम जायदादें जब्त करके हुकूमत के हवाले कर देंगे। और उन्होंने कहा, मैं इन ईरानियों से कहता हूं कि जो बैरून मुल्क मुकीम हैं और माजी में बाज़ इक़दामात के मरतकब हुए हैं, कि वो होश में आ चुके हैं और वतन के खिलाफ दुश्मन की जारियत बंद कर दें, वरना उनकी जायदादें ईरान में जब्त करके हम जो है वह हुकूमत के हवाले कर देंगे। तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट खबरें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।